सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल आईएनएस माहे का कमीशन अभी कहां पर किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो अभी भारतीय नौसेना में साइलेंट हंटर यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट जिसका नाम है माहे, अब इसको शामिल किया गया हमारी नौसेना में। कहां से? मुंबई से। तो याद रखना ये एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट है यानी कि पनडुब्बी रोधी उथले पानी का लड़ाकू जहाज है। इसका नाम आईएनएस माहे है। तो इसका निर्माण किया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। इस तरह के टोटल 8 बनेंगे जिसमें से पहला है ये आईएनएस माहे। इसमें आप कह सकते हो 80% से ज्यादा स्वदेशी चीजें ही लगी हुई है। तो इसके हमारे नेवी में शामिल होने से हमारे नेवी की पनडुब्बी रोधी ताकत बढ़ेगी, खासकर तटीय और उथले पानी वाले इलाकों में खतरों से निपटने की हमारी क्षमता बढ़ेगी। ये माहे नाम कहाँ से आया? आप देख सकते हो पुडुचेरी के जो 4 जिले हैं, यनम, कराईकल, पौंडीचेरी और माहे, जो केरल में है, वहीं से इसका नाम लिया है। अच्छा, आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। ये कुछ और नाम देखो, जैसे कि आईएनएस विक्रांत, ये भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। फिर अगले में देखो आईएनएस अर्नला की बात करें तो ये भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट है। और इसमें दूसरा था आईएनएस एंड्रॉथ और इसको बनाया था गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने। अब आज जो हमने प्रश्न पढ़ा वो भी यही है, देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट ये आईएनएस माहे है। देखो एक्चुअली में हुआ क्या, हमारी नौसेना ने वैसे तो टोटल इनको 16 ये एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट चाहिए, लेकिन 8 ये ले रहे हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से और 8 ले रहे हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर से जो कोलकाता में है। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स अभी तक 2 बना करके दे चुका है, आईएनएस अर्नला और आईएनएस एंड्रॉथ। और अभी कोचिन शिपयार्ड ने भी एक बना करके दे दिया, जो इससे 8 मांगे हैं उसमें से एक इसने बना के दे दिया आईएनएस माहे। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आईएनएस अरिहंत ये भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। विशाखापत्तनम से नौसेना में शामिल किया था। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत आईएनएस निर्देशक है, पहला आईएनएस संध्याक था। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में स्थित आईएनएस सातवाहन में कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की, इसका नाम विनेत्रा है। और रूस द्वारा निर्मित आईएनएस तुशील को अभी 9 दिसंबर 2024 को रूस के कालिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। मतलब आईएनएस तुशील याद रखना रशिया ने बना करके दिया। और भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहां पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। इसके लिए कौन से जहाज को डुबोएंगे? आईएनएस गुलदार को। और भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा कहां पर स्थापित करेगा? आंध्र प्रदेश में। आईएनएस वी कौंडिन्य क्या है? प्राचीन सिले हुए जहाज का भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया था, उसी का नाम है आईएनएस वी कौंडिन्य। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा इटली ने। डेविस कप, इसका संबंध टेनिस से है, पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट होता है ये। और अभी इसको होस्ट किया इटली ने और इसको जीता भी इटली ने है। इटली ने चौथी बार इसको जीता है, या आप कह सकते हो लगातार तीसरी बार, टोटल चौथी बार। यहाँ पे अभी फाइनल में इटली ने किसको हराया? स्पेन को हराया। सबसे ज्यादा बार डेविस कप को जीता है अमेरिका ने, 32 बार जीत चुका है। तो अभी का हमें लेटेस्ट याद रखना है डेविस कप 2025। एक तो याद रखना है इसका संबंध किस खेल से है? टेनिस से है, पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट। और इटली में हुआ, इटली ने जीत लिया, स्पेन को हराया, ऐसे। बाकी टेनिस से याद आएगा, अभी हमने पढ़ा था स्विट्जरलैंड के स्टार टेनिस प्लेयर है रॉजर फेडरर, इनको 2026 टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और एटीपी फाइनल 2025 की बात करें, इसको जीत लिया जेनिक सिनर ने जो इटली से हैं। इन्होंने हराया कार्लोस अल्काराज को जो स्पेन से हैं। और डब्ल्यूटीए फाइनल 2025 इसको जीता है एलिना रबाकिना ने, कजाकिस्तान से हैं। हराया है आरेना सबालेंका को जो बेलारूस से हैं। बाकी ग्रैंड स्लैम भी एक बार रिवाइज कर लें। टेनिस ग्रैंड स्लैम साल में 4 बार होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता था जेनिक सिनर ने ही, और वुमेन सिंगल मेडिसन कीज ने अमेरिकी है। फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल जीता कार्लोस अल्काराज ने, स्पेन से हैं। और वुमेन सिंगल में कोको गॉफ ने, अमेरिकी हैं। विंबलडन ओपन में मेन सिंगल जीता जेनिक सिनर ने और वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने, पोलैंड से हैं। यूएस ओपन, इसमें मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता और वुमेन सिंगल आरेना सबालेंका ने जीता जो कि बेलारूस से है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत की पहली एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन का निर्माण किया गया, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन है? तो आंसर होगा विजय कल्लांत्री, इनका नाम है।
तो अभी हाल ही में एआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया है। तो आप कह सकते हो ये भारत में एआई को लेकर के पहली इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उद्योग संघ है। और इस बॉडी को इंडिया के इंडस्ट्री लीडर्स ने मिलकर के शुरू किया। इस बॉडी का उद्देश्य है भारत के एआई सेक्टर की इंडस्ट्रीज को आपस में जोड़ना। और अभी इसके पहले प्रेसिडेंट बनाए गए हैं विजय कलांत्री को, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। काम क्या करेगी ये बॉडी? तो भारत में एआई सेक्टर में काम कर रही कंपनीज को, स्टार्टअप्स को एक साथ लेकर के आएगी। भारत में एआई सेक्टर को लेकर के पॉलिसीज बनाएगी। एआई से जुड़ी टेक्नोलॉजीज में इनोवेशन को बढ़ावा देगी। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई से कुछ और प्रश्न मैं आपको करवाऊं तो भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहां पर खुलेगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया? दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पे। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी कहां पर शुरू हुई? वडमना विलेज, नागपुर, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी बनाएगा कौन? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सड़क सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025, इसमें टॉप पर आता सिंगापुर। भारत में टॉप पर बेंगलुरु है जो पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग ये किया गया था जयपुर में। पूर्व ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने मशीनों के लिए वेब बनाने हेतु किस नाम से एआई स्टार्टअप लॉन्च किया? पैरेलल। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया? दुबई। नासा ने आईबीएम के सहयोग से सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए एआई मॉडल लॉन्च किया था, उसका नाम है सूर्य। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूरोप ने किसे G8 जो ग्रुप है इनका उसमें शामिल करने की सहमति दी है? तो आंसर होगा रशिया। देखो, सबसे पहले 1995 में एक संगठन था, उसका नाम था G6। फिर 1996 में कनाडा इसमें शामिल होता है और इसका नाम हो जाता है G7। और फिर अगले ही साल 1997 में रशिया इसमें शामिल होता है और फिर इसका फाइनली नाम हो जाता है G8। पर मार्च 2014 में रशिया ने यूक्रेन का एक हिस्सा है क्रीमिया, उस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद G8 से रशिया को बाहर कर दिया गया और इसका फिर से नाम हो जाता है G7। तो G7 में कौन कौन से देश हैं ये हम ट्रिक से याद कर चुके हैं। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, ऐसे याद रखेंगे। GF मतलब जर्मनी, फ्रांस, और जूस मतलब जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। ये इसमें 7 कंट्रीज हैं। पर अभी अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अभी जेनेवा में एक बैठक की और रूस यूक्रेन शांति प्रस्ताव पारित किया। तो इस पीस प्लान में क्या कहा गया कि यूक्रेन को कुछ क्षेत्र रशिया को सौंपना होगा और यूक्रेन भविष्य में नाटो में शामिल नहीं होगा, पर उसे यानी कि यूक्रेन को अमेरिका से सुरक्षा गारंटी मिलेगी और रशिया पे जो प्रतिबंध लगे हुए हैं धीरे धीरे उन पर भी ढील दी जाएगी और उसे G8 में भी शामिल किया जाएगा। और ये जो शांति समझौता है ये तैयार किया है ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने मिलकर के। आपको पता है अभी G7 समिट 2025 में कहां पर हुई? कनाडा में हुई थी। अब बात यहाँ पे रशिया की हो रही है, तो रशिया ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल मॉस्को हो गई है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन, और रशिया की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। बाकी कुछ और प्रश्न देखें रशिया से। तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना है रशिया। और अभी रशिया के कमचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके कारण ही कमचटका प्रायद्वीप में स्थित क्लियूचेवस्काया ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ये एशिया यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और इसी कमचटका प्रायद्वीप में ही एक और ज्वालामुखी है क्रेशेनिनिकोव, इसमें 600 सालों के बाद विस्फोट हुआ। रशिया ने वर्ष 2036 से पहले शुक्र यानी कि वीनस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। कैंसर के लिए विश्व की पहली mRNA टीका जिसको नाम दिया एंटेरोमिक्स, इसको विकसित किया रशिया ने। और जपड़ अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास है, इसका आयोजन रशिया ने किया। रशिया और बेलारूस ने मिलकर के आयोजन रशिया में हुआ। अभी रशिया के साथ हमने इंदिरा अभ्यास भी किया था, जो इसका आर्मी संस्करण है वो बीकानेर राजस्थान में हुआ, और नेवल एक्सरसाइज यानी कि जो नौसैन्य संस्करण है वो चेन्नई और बे ऑफ बंगाल में हुआ था। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऑस इंडेक्स 2025 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस इंडेक्स 2025 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, OUS मतलब ऑस्ट्रेलिया और IND मतलब इंडिया। एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है
और अभी कहाँ पर हुआ, नदर्न पैसिफिक क्षेत्र में हुआ, उत्तरी पैसिफिक क्षेत्र में। और इसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री जहाज ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन 2015 से किया जा रहा है। एक तरह का द्विवार्षिक अभ्यास है, बाइएनियल है, यानी कि हर 2 साल में होता है। और आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले यानी कि अक्टूबर के महीने में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास भी हुआ था। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ। वैसे पिच ब्लैक एक्सरसाइज भी होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, भारत भी लेता है। मालाबार एक्सरसाइज भी होता है, जो क्वाड देशों के बीच में होता है, जिसमें भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और अमेरिका हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा होती है, करेंसी हो गई ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। और ग्रेट बैरियर रीफ भी आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में ही। ऑस्ट्रेलिया ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, प्यासी भूमि का देश इसको कहते हैं। यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोजियस्को है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। डाउन्स घास के मैदान आपको यहाँ मिल जाएंगे, गिब्सन मरुस्थल मिल जाएगा, सिम्पसन मरुस्थल मिल जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखोगे तो अभी अल्फ्रेड तूफान इसी साल ऑस्ट्रेलिया में आया था। तालिस्मान साब्रे अभ्यास का आयोजन किया था ऑस्ट्रेलिया ने, बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया था। और अभी तीसरा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 लॉर्ड्स लंदन में हुआ, उसको साउथ अफ्रीका ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा के। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और अभी ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले कक्षीय रॉकेट एरेस का असफल परीक्षण किया था। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को बनाया गया था। सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड जिसका नाम है दाओ, इसको भी GI टैग मिला? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक दाओ ब्लेड को GI टैग दिया गया है। इसे अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदाय द्वारा हाथों से बनाया जाता है। अभी हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में खनन किए गए हीरों को भी GI टैग मिला। गुजरात के अंबाजी मार्बल को GI टैग मिला। और उससे पहले हमने पढ़ा था सिक्किम के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, लेप्चा वाद्य यंत्र, तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, उनको भी GI टैग मिला था। तुंगबुक ये एक 3 तारों वाला वाद्य यंत्र है और पुमटोंग पुलित ये एक बांस की बनी हुई बांसुरी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी GI मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। यह अधिनियम है 1999 का, लागू हुआ 2003 में और पहली बार दिया गया 2004-05 में दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग दिया जाता है तो वो 10 सालों के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद आपको फिर से अप्लाई करना होगा। जबकि पेटेंट मिलता है तो वो 20 सालों के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 26वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ वर्ल्ड का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड, इसका भी 26वां संस्करण हुआ 19 से लेकर 24 नवंबर तक। कहां पर? लखनऊ में। और इस कॉन्फ्रेंस को वर्ल्ड जुडिशरी समिट के नाम से भी जाना जाता है। उद्देश्य है दुनिया के लीगल इश्यूज पर चर्चा करना और रूल ऑफ लॉ को बढ़ावा देना। इसका आयोजन किया सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के द्वारा। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ वर्ल्ड ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और इसका आयोजन हर साल होता है। कई देशों के चीफ जस्टिस और जजेस इसमें हिस्सा लेते हैं। इसकी शुरुआत होती है 2001 से। बाकी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की बात कर ले जो इसका आयोजन करता है, एक तरह का ये प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और आपको बता दूं कि अभी 2023 में 61,345 स्टूडेंट्स को एनरोल करके ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल बन गया था। और ऐसा करके इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। स्कूल की सोसाइटी को यूनाइटेड नेशन के द्वारा NGO का दर्जा भी दिया गया था। और 2002 में इस स्कूल ने यूनेस्को प्राइज फॉर पीस एजुकेशन जीता और वे इस अवार्ड को जीतने वाला एकमात्र स्कूल है। कहाँ पर मिलेगा? लखनऊ UP में आपको मिलेगा। तो ये इस स्कूल से भी कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें देखने को मिले। बाकी ये क्वेश्चन तो है ही सही, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 3 दशकों बाद किस राज्य के रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में बाघ की वापसी हुई? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी 3 दशकों से अधिक समय के बाद गुजरात के रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में एक जंगली बाघ की वापसी हुई है। 1989 में गुजरात में बाघ के विलुप्त होने के बाद ये राज्य में बाघ की पहली पुष्टि है। इस बाघ ने मध्य प्रदेश से
रतन महल अभयारण्य तक यात्रा की। और कहाँ पर है ये? गुजरात के दाहोद जिले में है ये रतन महल वन्यजीव अभयारण्य, जिसे स्लॉथ बियर सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये स्लॉथ बियर के लिए काफी फेमस है। इसे 1892 में अभयारण्य घोषित किया गया था। तो अब आप देख सकते हो गुजरात में शेर, बाघ और तेंदुए ये तीनों मौजूद है। अभी चीते ये गुजरात में नहीं है, पर हाँ कच्छ गुजरात में बन्नीघास भूमि को प्रोजेक्ट चीता के तहत चीता प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है। बाकी टाइगर से कुछ प्रश्न मैं आपको इंपॉर्टेंट रिवाइज कराऊं तो एक तो याद होगा आपको, हर साल 29 जुलाई को हम वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में मनाते हैं। भारत में वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है 1973 में बना था। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू होता है? 1973 में। अभी लेटेस्ट अगर बात करें, टोटल हो चुके हैं 58 नंबर का है माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश वाला, और 57 नंबर का भी मध्य प्रदेश का ही है राताबानी टाइगर रिजर्व। 56 बना था गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है। और हमारे जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने कहा था कि भारत में 3682 बिग कैट्स हैं। अभी बिग कैट्स अलायंस का पहला हेड इन्हीं को बनाया गया था। और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर ये मध्य प्रदेश में है, 785 है। और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया, ये पॉइंट याद रखना। अगर ये दूसरा सबसे बड़ा बना है तो सबसे बड़ा कौन सा है? आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपका, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी के लिए नया सिंबल जारी किया? तो आंसर होगा ओमान। तो सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने ओमानी रियाल जो उनकी करेंसी है उसके लिए एक नया प्रतीक चिन्ह यानी कि सिंबल जारी किया है। और ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से मुद्रा की पहचान को मजबूती मिलेगी। मतलब जो सिंबल है वो बता देगा कि ये किस देश का है। तो फिर आपको उस देश का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे भारत का जो रुपये का सिंबल है वो इस तरह का होता है, ये भारत की करेंसी का सिंबल है। मतलब सिंबल देखते ही हम बता देते हैं कि ये भारतीय करेंसी है। जैसे डॉलर का सिंबल होता है ये, पाउंड का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, पाउंड देखा होगा। यूरो का सिंबल हो गया ऐसा, येन जो जापान में चलती है उसका सिंबल ऐसा होता है। तो सिंबल पहचान बन जाता है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो। भारत में जो ये रुपये का सिंबल है ये किसने दिया था, किसने बनाया था? तो याद रखना उदय कुमार ने। और इसे अपनाया कब गया था? 15 जुलाई 2010 को। वैसे यहाँ पे ओमान की बात हो रही है। ओमान आप जानते हो कैपिटल इसकी मस्कट होती है, करेंसी है ओमानी रियाल। ठीक है, ध्यान रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में 10 दिवसीय संगाई फेस्टिवल 2025 कहां पर शुरू हुआ? तो अभी ये शुरू हो चुका है। आंसर इसका है मणिपुर। तो अभी मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जा रहा है। 21 नवंबर को शुरू हुआ था, 30 नवंबर तक ही चलेगा, मतलब 10 दिनों तक होता है ये। और आप कह सकते हो मणिपुर का ये सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। इसका नाम मणिपुर का जो राजकीय पशु है ना संगाई हिरण, उसी के नाम पे रखा गया है, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। जो कहाँ पे पाया जाता है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क में फुदकता रहता है ऐसे इधर से उधर, इसीलिए इसको डांसिंग डियर कहते हैं। और काबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इस झील पर लोकटक झील, लोकटक झील से याद आएगा ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इस महोत्सव के दौरान राज्य की संस्कृति, परंपराओं, हस्तशिल्प, भोजन, स्वदेशी खेलों और संगीत का प्रदर्शन किया जाता है। थीम भी है जहां फूल तालमेल बिठाते हैं। इस बार की इस महोत्सव की थीम है ये संगाई महोत्सव। याद रखना कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुर लेकर के चलता हूं मैं आपको, ये रहा मैप में मणिपुर। देखो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल हो गई है। गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, जिनके पास नागालैंड का एडिशनल चार्ज भी है। और किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो भी आंसर होगा मणिपुर। लोकटक झील हमने देख लिया, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है यहाँ पे। यहाँ के मार्शल आर्ट को थांगटा कहा जाता है। देखो मणिपुर के अब कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो संगाई फेस्टिवल जो आज हमने देखा वो है ही सही। बाकी लाई हराओबा फेस्टिवल हो गया, नट संकीर्तन उत्सव हो गया, याओसांग योशांग उत्सव हो गया, हुनथड़ो महोत्सव हो गया, शुमंग लीला महोत्सव हो गया, कान नगाई फेस्टिवल हो गया, और शिरुई लिली महोत्सव हो गया, कचाई लेमन फेस्टिवल हो गया, लामलाई महोत्सव हो गया, मेरा हाउ चोंगबा उत्सव हो गया, निंगोल चक्कोबा त्योहार हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं मणिपुर से, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना।
बाकी चलो कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट कौन बने? गेनेडी गोलोविकिन। फिर पूछा 2025 का पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप जीता है भारत ने। आरबीआई ने यूपीआई और टिप्स इंटीग्रेशन शुरू किया। टिप्स का संबंध किससे है? यूरोजोन से। और किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किया? पंजाब। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता लक्ष्य सेन ने। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का निधन हो गया। पद्म भूषण किस वर्ष मिला था? 2012। और किस देश के एयर शो में जो तेजस जेट क्रैश हुआ था अभी? तो आंसर होगा दुबई। भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं ईशा शर्मा, कर्नाटक से हैं। भारत सरकार ने किसके सहयोग से ACITI टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप शुरू की? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। और आखिरी प्रश्न था, किसने लॉस वेगस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने, रेड बुल के ड्राइवर है। तो कल आपसे पूछा था, अभी हाल ही में लॉन्च मदर मेरी कम्स टू मी इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अरुंधति रॉय ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न,